हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ पोर्टल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल पर जाके हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि इस चैनल पे आपको किस तरह का कंटेंट मिलने वाला है। अगर आपको लगता है वो कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसकी अपडेट जाए सबसे पहले आपको। Now, without wasting any further time, let's get started. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो इससे क्या समझ में आया? दैट अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। सिंपल, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। लेकिन अब इसमें एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि एग्रीमेंट क्या होता है। उसके हम देखेंगे सेक्शन 2E को। सेक्शन 2E क्या बोलता है? Every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. बट 2E के साथ साथ 2B को भी पढ़ना जरूरी है। और जब सेक्शन 2B क्या बोलता है? When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted, and a proposal when accepted becomes a promise. तो इन तीनों को जब हम कंबाइन करके देखते हैं तो हमें बेसिकली क्या समझ में आता है कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट which is enforceable by law. An agreement is basically a promise or a set of promises based on certain consideration. Simple. एक चीज आपको जानना बहुत जरूरी है कि agreement जो है it is a genus whereas contract is a species. मतलब agreement जो है every contract is an agreement but not every agreement is a contract. Section 10 को ये क्या बोलता है? All agreements are contracts if they are made by the free consent of parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void. तो बेसिकली सेक्शन 10 क्या बोलता है? सेक्शन 10 ये बोलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्रीमेंट इज अ जीनस एंड कॉन्ट्रैक्ट इज अ स्पीशीज। तो सेक्शन 10 ये बताता है कि जो हमारा जीनस है यानी कि एग्रीमेंट, उसमें क्या क्या चीजें ऐड होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें एक्चुअली होनी ही चाहिए, तब जाके जो उसकी जो स्पीशीज है वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनती है। ये सारी चीजें अभी इस वीडियो के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आने वाले सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम इसके बारे में बहुत इन डेप्थ बात करने वाले हैं। अब हम समझते हैं कि एनफोर्सेबल का मतलब क्या होता है। अभी तक हमने तो समझ लिया कि कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली एन एग्रीमेंट, बट उसके साथ एक कंडीशन ये भी है कि एन एग्रीमेंट विच शुड बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो तो एनफोर्सेबल का मीनिंग क्या होता है? तो एनफोर्सेबल का मीनिंग होता है, it means to compel observance of or obedience to. It means capable of being enforced. A right or obligation is enforceable if a party obligated to an act can be forced or ordered to comply with the legal process. अब ये सब क्या है? ये सब है अंग्रेजी। इसको सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो एनफोर्सेबल का मतलब वो होता है कि जिसको आप एक कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर एनफोर्स कर सकते। यानी कि अगर आपके पास कोई एग्रीमेंट है और वो लीगली बाइंडिंग है, जिसको जिसके ब्रीच को लेके आप कोर्ट मूव कर सकते हैं और एक कोर्ट जो है उस पर एडजुडिकेट करेगा, देन इट मींस दैट एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एंड देयरफॉर दैट एग्रीमेंट इज नॉट जस्ट एन एग्रीमेंट बट ए कॉन्ट्रैक्ट। सो अगर आपको मैं इन शॉर्ट समझाऊं तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है एग्रीमेंट प्लस एनफोर्समेंट ऑफ दैट एग्रीमेंट। तो अब हम समझते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। इंग्रेडिएंट्स, सबसे पहला इंग्रेडिएंट होता है प्रपोजल। सबसे पहले कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म जब होता है तो उसका सबसे पहला स्टेप होता है प्रपोजल। यानी कि कोई एक पर्सन, कोई एक इंडिविजुअल कुछ प्रपोज करता है, हु इज विलिंग टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तब दूसरा जिसको वो ये प्रपोजल देता है वो उसके ऊपर बात आती है एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस के बाद होती है कंसिडरेशन की, कि किस कंसिडरेशन के ऊपर, किस कंसिडरेशन को लेके, किसको बीच में रख के ये प्रपोजल एक्सेप्टेंस हुई गई है। एंड देन एनफोर्समेंट। तो प्रपोजल का मतलब क्या होता है? सेक्शन 2A ऑफ एक्ट बोलता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal.
इसका मतलब क्या है? जब कोई अपनी विलिंगनेस किसी को बताता है, यानी कि अगर पर्सन ए वांट्स टू सेल हिज हाउस, तो वो अपनी जब विलिंगनेस दिखाता है पब्लिक एट लार्ज को, या लेट्स से एक एक प्रोस्पेक्टिव परचेजर है, पर्सन बी को बोलता है कि मुझे अपना घर बेचना है, मैं इंटरेस्टेड हूँ बेचने में, तो यहाँ पे वो दैट पर्सन ए इज मेकिंग अ प्रपोजल। अब एक्सेप्टेंस क्या है? सेक्शन 2 भी बोलता है when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। तो जो अभी तक हमने एग्जांपल समझा कि पर्सन ए पर्सन बी को बोलता है कि आई एम विलिंग टू सेल माय हाउस, और पर्सन बी लेट्स से बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे घर खरीदने को रेडी हूँ, तो वो पर्सन बी ने जो अपनी अपनी कंसेंट उस प्रपोजल के रिगार्डिंग, उस प्रपोजल के काउंटर में दी, उसे बोलते हैं एक्सेप्टेंस। अब बात आती है कंसिडरेशन। तो सेक्शन 2D बोलता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise। इसका मतलब क्या है? कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन बेसिकली होता है, जब पर्सन ए ने बोला कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ, लेट्स से उसने पर्सन बी को बोला कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ, पर्सन बी ने बोला कि मैं अपना घर खरीदने को रेडी हूँ। अब यहाँ पे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस तो हो गया, पर कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन होगा उस घर का सेलिंग प्राइस और वो घर इन इट सेल्फ, क्योंकि पर्सन ए के लिए कंसिडरेशन क्या है कि उसको पैसे मिलेंगे जो अमाउंट कोट करेगा। पर्सन बी के लिए कंसिडरेशन क्या है कि उसके पैसे देने पे उसे वो प्रॉपर्टी मिलेगी। तो इसे इस पार्ट को बोलते हैं कंसिडरेशन। और जब ये सारी चीजें, जब यहाँ कंसिडरेशन तक बात आ गई, फिर एक लास्ट इंग्रेडिएंट जो आता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सेट अपार्ट करता है अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट से, वो है एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट सबसे इंपॉर्टेंट वाइटल पार्ट इसलिए है क्योंकि अगर कोई एग्रीमेंट है और वो एनफोर्सेबल ही नहीं है, तो वो सिर्फ एग्रीमेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा, उसको आप एक कोड ऑफ लॉ में एनफोर्स नहीं कर सकते। तो जो हमने भी एग्जांपल लिया कि पर्सन ए को अपना घर बेचना था, पर्सन बी को खरीदना था, जब इनके बीच में एग्रीमेंट होता है खरीदने का, दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट इज एनफोर्सेबल। अगर कल को पर्सन बी जो है पैसे नहीं देता है, तो पर्सन ए जो है उसे कोर्ट ले जाके सू कर सकता है। और वहीं अगर पर्सन बी लेट्स से पैसे देने से मना कर, अगर पर्सन ए जो है पैसे दे देता है और घर ट्रांसफर नहीं करता है, तो पर्सन बी के पास भी रेमेडी है कि वो कोर्ट जा सकता है, इसलिए वो एनफोर्समेंट है। तो अगर आप एक नटशेल में समझें, आप कॉन्ट्रैक्ट को इन शॉर्ट फॉर्म पेस से भी याद रख सकते हैं। पेस यानी कि प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, एनफोर्समेंट। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या होता है। ऑल्दो अभी तक के वीडियो में आपको ऑलरेडी पता लग गया होगा, बट फिर भी जो कुछ की डिफरेंसेस है वो आपके स्क्रीन पे सामने आ रहे हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है, जो एग्रीमेंट होता है उसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट, जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो होते हैं प्रपोजल, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन। वेयर एज कॉन्ट्रैक्ट में इन सब के साथ साथ एनफोर्सिएबिलिटी का भी एंगल जुड़ जाता है। देन जो एक की एलिमेंट्स होते हैं एग्रीमेंट के, वो होते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। वेयर एज कॉन्ट्रैक्ट के जो की एलिमेंट्स होते हैं वो होता है की एन एग्रीमेंट एंड एनफोर्सिबिलिटी। एग्रीमेंट जो होता है वो कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता, वेयर एज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट की जाती है। लीगल ऑब्लिगेशन से मतलब जिसके वायलेशन पे आप कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। एग्रीमेंट इज अ जीनस इन इटसेल्फ, whereas contract is a species of that genus। basically कि इसका basically agreement is a genus, that is this is an agreement, let's say if this is an agreement then contract is this। तो it means all contracts are agreements but not all agreements are contracts। एंड इसी से जो एक और चीज निकल के आती है वो आती है एग्री अबाउट स्कोप, दैट इज एग्रीमेंट आर वाइडर इन स्कोप whereas contracts आर वेरी नैरो इन स्कोप। अब हम आते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है तो उसके एसेंशियल्स क्या है? ये फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे पॉइंटर्स आ रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, बट डू रिमेम्बर कि ये सारे पॉइंट्स जो है हम इन डेप्थ फुल्ली तरीके से विद केस लॉज विद एग्जांपल सब समझ लेंगे, सब समझने वाले हैं आने वाली सब्सिक्वेंट वीडियोस में। अगर आप उनको वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अभी के अभी बेल आइकन को भी प्रेस करें। इस वीडियो के हिसाब से मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफ में पॉइंटर्स बताने वाला हूँ कि एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब माना जाएगा, जब उसमें क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी टू पार्टीज, टू और मोर देन टू पार्टीज।
हु आर कॉम्पिटेंट इनफ टू कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉम्पिटेंस का क्या मतलब है, ये आने वाली वीडियोस में हम डेफिनेटली बात करेंगे। देन ये पार्टीज जो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, प्लस उनकी इंटेंट होनी चाहिए टू फॉर्म लीगल ऑब्लिगेशन। उनकी इंटेंट होनी चाहिए कि वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना चाहते हैं। दे मस्ट हैव कंसेंसस दैट आइटम। देन पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की जो जो कॉन्ट्रैक्ट वो करने जा रहे हैं, करना चाह रहे हैं, इट शुड बी केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। देन देयर शुड बी फ्री कंसेंट एंड देयर शुड बी सम कंसिडरेशन व्हिच इज लॉफुल। जहाँ ये सारे फैक्टर्स, यहाँ पे कोई और नहीं है, ये सब एंड वाली चीजें हैं कि जहाँ पे ये सारी चीजें बीच में आएंगी, सारी चीजें होंगी, तभी जाके कोई एग्रीमेंट जो है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो हम आते हैं कुछ एग्जांपल्स पे कि कौन सा एग्रीमेंट जो है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा और कौन सा एग्रीमेंट जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे पहला एग्जांपल जो है वो हम लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास है एक पर्सन ए, यानी कि ये है पर्सन ए और ये है पर्सन बी। तो पर्सन ए जो है वो अपने घर को बेचना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने यहाँ पे एक सेल का साइन भी लगा रखा है। पर्सन ए को अपना घर सेल करना है फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 5 CR। पर्सन बी आता है, ही इज इंटरेस्टेड इन बाइंग इट, वो पर्सन ए का ऑफर एक्सेप्ट करता है और 5 CR देने के लिए रेडी हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आप पीछे वापस जाके देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है सिचुएशन में, हमारे पास हमारे पास पार्टीज हैं जो जिनका इंटेंट है टू फॉर्म लीगल कॉन्ट्रैक्ट। यस, वो सामने आ रहा है, जब इनके उन्होंने ऑफर किया, इन्होंने एक्सेप्ट किया वो ऑफर। फिर यहाँ पे एक कंसेंशस एड आइटम है, यहाँ पे फ्री कंसेंट है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ एनफोर्समेंट भी है और यहाँ पे एक लॉफुल कंसिडरेशन भी है। तो ये सारे फैक्टर्स क्योंकि इस इलस्ट्रेशन में यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं, तो ये जो एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट बने, जो सेल का एग्रीमेंट बनेगा, दिस विल बी ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वहीं पे अगर हम इलस्ट्रेशन बी पे आए तो सेकंड इलस्ट्रेशन में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ये है हमारे पर्सन बी, ये है पर्सन ए, ये है हमारे पर्सन सी। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें पर्सन ए जो है वो पर्सन बी को बोल रहा है कि आई विल गिव यू रुपीज 10 लाख, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा अगर आप पर्सन सी को का मर्डर कर देते हैं। तो इस सिचुएशन में लेट्स से कि बी जो है वो अग्री कर जाता है। यहाँ पे भी अब आप देखें तो एक अग्रीमेंट फॉर्म हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी चीजें अग्रीमेंट की फुलफिल हो रही है। यहाँ पे ऑफर है, यहाँ पे एक्सेप्टेंस है, यहाँ पे कंसिडरेशन भी है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भी है। लेकिन क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? चलिए फिर से देखते हैं। यहाँ पे क्या हमारे पास पार्टीज हैं? बिल्कुल है। क्या हमारे पास केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं कॉम्पिटेंट पार्टीज हैं? डेफिनेटली है। क्या यहाँ पे कंसिडरेशन है? बिल्कुल है। क्या यहाँ पे फ्री कंसेंट है? डेफिनेटली है। क्या यहाँ पे कंसेंशुअस एड आइटम है? डेफिनेटली है। लेकिन क्या यहाँ पे लॉफुल ऑब्जेक्ट है? तो वो नहीं है। अब क्योंकि यहाँ कोई लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या ये एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल है? तो उसका आंसर भी नहीं। तो अब जो ऑल दो यहाँ पे ये जो एक एग्रीमेंट है इसमें सारी चीजें फुलफिल हो रही है, लेकिन यहाँ पे दो चीजें नहीं फुलफिल हो रही, यानी कि एक लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड एनफोर्सेबिलिटी। तो ये दोनों यहाँ पे नहीं है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये सारे एक साथ एग्जिस्ट करने चाहिए। अब क्योंकि ऐसा नहीं है, इसीलिए ये जो एग्रीमेंट है, दिस विल नॉट बी कॉल्ड ए कॉन्ट्रैक्ट, दिस विल ओनली रिमेन एन एग्रीमेंट। Well, with this, we come to the end of this video. आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय।